आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तो इसलिए कर दिए महिला के 50 से ज्यादा टुकड़े। बेंगलुरु हत्याकांड में आरोपी के सुसाइड नोट से हुआ बड़ा खुलासा। राहुल गांधी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव तक विभागों से जुड़ी गठित संसदीय अस्थायी समिति में और कितने हैं नाम। कमिश्नर और मेयर के अधिकारों की जंग। दिल्ली एमसीडी में फोन तो बहाना, चुनाव टलने के पीछे असली वजह कुछ और। तिरुपति इफेक्ट। अयोध्या मंदिर के मुख्य पुजारी बाहरी प्रसाद पर बैन के पक्ष में। मोदी सरकार का मजदूरों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा। अब हर महीने हाथ में आएंगे 26,000 रुपए। इजराइल के हमले में एक और हिजबुल्लाह कमांडर ढेर। नेतन्याहू ने आगे और भी की कार्रवाई। चीन की हमलावर परमाणु पनडुब्बी समंदर में डूबी। अमेरिका ने लिए मजे। परिवार पॉलिटिक्स पेपराजी पर बोले सैफ अली खान। जूनियर एनटीआर की देवरा हुई रिलीज। और कानपुर टेस्ट में बारिश की वजह से टॉस में देरी। बेंगलुरु में बीते दिनों महालक्ष्मी नाम की महिला की हुई हत्या को लेकर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि महालक्ष्मी की हत्या मुक्ति रंजन रॉय नाम के शख्स ने की थी। पुलिस की टीम को जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी ओडिशा का रहने वाला है। बेंगलुरु पुलिस ने इस बीच ओडिशा पुलिस से संपर्क कर आरोपी की जानकारी उन्हें दी। दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम उसे गिरफ्तार करने जैसे ही ओडिशा के लिए रवाना हुई। इससे पहले की टीम ओडिशा पहुंच पाती, ओडिशा पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस को सूचना दी कि आरोपी मुक्ति रंजन रॉय ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस को आरोपी के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसी नोट में मुक्ति रंजन रॉय ने हत्या करने की मुख्य वजह के बारे में बताया है। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में आरोपी मुक्ति रंजन रॉय ने लिखा है कि मैं उसके व्यवहार से तंग आ चुका था। मैंने निजी मामलों को लेकर उससे झगड़ा किया और ये झगड़ा रोज होता था। महालक्ष्मी ने मुझ पर हमला किया। उसके व्यवहार से क्रोधित होकर मैंने उसे मार डाला। हाल ही में अलग अलग विभागों की संसदीय अस्थायी समितियों का गठन किया गया है। गृह विभाग की संसदीय समिति के अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल होंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन समिति का सदस्य बनाया गया है। वहीं बीजेपी नेता और सांसद निशिकांत दुबे को संचार और IT संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि अनिल बलूनी को समिति का सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को डिफेंस कमेटी का सदस्य बनाया गया है, जबकि राधा मोहन सिंह को डिफेंस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी को विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है और शशि थरूर को विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव 26 सितंबर को होना था, लेकिन चुनाव टल गया है। अब एमसीडी कमिश्नर अश्वनी कुमार ने आज 27 सितंबर को दोपहर 1 बजे स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराने का आदेश दिया था। एडिशनल कमिश्नर जितेंद्र यादव पीठासीन अधिकारी बताए गए हैं। एमसीडी कमिश्नर ने अपने आदेश में लिखा है कि मेयर ने कहा है कि चुनाव सिर्फ 5 अक्टूबर 2024 को ही होगा और उससे पहले आयोजित कोई भी चुनाव अवैध और असंवैधानिक होगा। डिप्टी मेयर और वरिष्ठतम सदस्य ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लिहाजा मामले को फिर से उपराज्यपाल के समक्ष रखा गया है। जनहित में और नगर निकाय की लोकतांत्रिक भावनाओं को बनाए रखने के लिए उपराज्यपाल के निर्देश दिया है कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज 27 सितंबर को दोपहर 1 बजे आयोजित किया जाएगा। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में कथित मिलावट सामने आने पर उत्तर प्रदेश के मंदिर में अलर्ट देखने को मिल रहा है। अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा के बड़े मंदिरों की प्रसाद व्यवस्था और नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। अयोध्या मंदिर के मुख्य पुजारी ने बाहरी एजेंसियों से प्रसाद लेने पर बैन की मांग की है। मथुरा मंदिर ने मिठाई की जगह फल फूल अपनाने का फैसला किया है। प्रयागराज के 3 बड़े मंदिरों में भी प्रसाद के नियम बदल गए हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बाहरी एजेंसियों द्वारा तैयार प्रसाद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की शुद्धता पर चिंता जताई और आग्रह किया कि सभी प्रसाद मंदिर के पुजारियों की देखरेख में तैयार किए जाने चाहिए।
केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के श्रमिकों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी दिवाली और भी रोशन कर दी है। दरअसल सरकार ने श्रमिकों के लिए यानी वीडीए में संशोधन किया है और उन्हें मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 1035 रुपये प्रति दिन करने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद अब मजदूरों के हाथ में हर महीने एक मोटी रकम आएगी। गुरुवार को पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी की दरों में तगड़ा इजाफा किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का हमला जारी है। बीते कुछ दिनों में इजराइल ने हिजबुल्लाह पर ऑल आउट हमला शुरू किया है। इस हमले के दौरान इजराइल ड्रोन अटैक से लेकर मिसाइलें भी दाग रहा है। इजराइल के पीएम ने पहले ही दक्षिणी लेबनान में रहने वाले आम नागरिकों से इलाका खाली करने की अपील की थी। आईडीएफ ने कहा है कि उनके लड़ाकू विमानों ने मोहम्मद हुसैन सरूर को निशाना बनाया और मार गिराया और उसकी पहचान हिजबुल्लाह की वायु इकाई के कमांडर के रूप में की। यह ईरान समर्थित हिजबुल्लाह सदस्यों को निशाना बनाकर एक सप्ताह में किया गया चौथा हमला था। अमेरिका के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने गुरुवार को दावा किया है कि चीन ने जो नई परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बी बनाई थी वह इस साल की शुरुआत में डूब गई। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि वह बीजिंग के लिए एक शर्मिंदगी की तरह है जो अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार करना चाहता है। चीन के पास पहले से ही 370 से अधिक जहाजों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और उसे परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियों की एक नई पीढ़ी का उत्पादन शुरू कर दिया है। वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि चीन की नई प्रथम श्रेणी की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी मई और जून के बीच किसी समय डूब गई थी। कॉन्क्लेव 2024 में स्पेशल गेस्ट सैफ अली खान ने दस्तक दी और अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सीक्रेट साझा किए। जैसे फिल्म वेब सीरीज में काम करने वाले सैफ जल्द ही देवरा में नजर आने वाले हैं। जानवी कपूर और जूनियर एनटीआर संग ये स्क्रीन शेयर करते दिखाई देने वाले हैं। सैफ ने कहा, मुझे नहीं पता कि इतना समय क्यों यहाँ आने में लग गया, लेकिन मैं आया हूँ तो बहुत खुश हूँ। बतौर एक्टर सैफ बदले हैं। अपने करियर पर बात करते हुए सैफ ने कहा, मैंने अपनी पहली फिल्म साल 2092 में की थी। पिता ने मेरी पढ़ाई पर बहुत खर्च किया, काफी सारे ऑप्शंस मुझे दिए जहां मैं अपने करियर बना सकूं, लेकिन मेरे से किसी ने नहीं पूछा। लेकिन मां को देखकर मुझे हमेशा से ही एक्टिंग करने का शौक रहा। मैंने एक्टिंग सीखी और सच कहूं तो ये सबसे शानदार करियर है जो मैंने खुद के लिए चुना। स्क्रीन पर जो मैजिक आप क्रिएट करते हैं उसका एहसास अलग ही होता है। ये एक ऐसा क्राफ्ट है जिसमें आप सिर्फ सीखते ही रहते हैं। मेरे पापा ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें पॉकेट मनी दे रहा हूं लेकिन तुम बिगड़ना मत। मेरे लिए ये कभी ऑप्शन नहीं रहा कि मैं कुछ काम नहीं करूं और पापा मम्मी के पैसों पर जीऊंगा। मैंने अच्छी पढ़ाई की तो करियर बनाने के लिए ही की। देवरा कब रिलीज हो रही है? देवरा का फर्स्ट डे फर्स्ट शो कितने बजे है? इन सवालों के बीच जूनियर एनटीआर, जानवी कपूर और सैफ अली खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म देवरा सिनेमाघरों में आज 27 सितंबर को रिलीज हो गई है। देवरा का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों की भीड़ सिनेमाघरों में दिख रही है जो सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गई थी। वहीं इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर देवरा का रिव्यू आना शुरू हो गया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। ट्विटर यानी एक्स पर फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी और जूनियर एनटीआर की परफॉर्मेंस की तारीफ की जा रही है। वहीं क्लाइमैक्स को ब्लॉकबस्टर कहा जा रहा है जो कि देवरा 2 की ओर इशारा करती है। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय क्रिकेट टीम और नजमुल हुसैन शांतो के नेतृत्व वाली बांग्लादेशी टीम के बीच आज 27 से दूसरा टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में है। बारिश की वजह से मैच में टॉस में देरी होने की खबर भी सामने आ रही है। मैदान का निरीक्षण 9:30 बजे हुआ। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने चेन्नई टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 280 रनों से जीत हासिल की थी। रविचंद्र अश्विन ने कमाल का ऑलराउंड प्रदर्शन किया।